हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे यूपी टेट के हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन सभी को आपके साथ डेली डिस्कस करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारी ये आज की क्लास है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए झ, बी ठ, सी जय या डी कै और तय। अब देखिए आपसे पूछा क्या, एक तो पूछा अघोष और अल्पप्राण, यानी कि जो भी ध्वनि इनमें से अघोष और अल्पप्राण दोनों होनी चाहिए। अब आपको पहले यह पता होना चाहिए कि अघोष क्या होता है और अल्पप्राण क्या होता है। देखिए अघोष वर्ण होते हैं जो प्रत्येक 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो आपका अघोष वर्ण होता है। और अल्पप्राण क्या होता है? पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है आपका वो आपका अल्पप्राण होता है। अब इनमें से देखिए आपको या तो पहला वर्ण मिल जाए या आपका क्या नाम है, पहला पहला मिले। देखिए पहला दूसरा हो तो आपका अघोष होगा और 1 3 5 इनमें से कोई सा हो वो आपका कौन सा होगा? अल्पप्राण होगा। अब देखिए इसमें से झ, झ आपका देखिए इनमें कोई समय भी नहीं आता, वो झ आपका अलग नंबर पर आता है। ठ, ठ आपका दूसरे नंबर पर आता है लेकिन वो अल्पप्राण नहीं होता है। दूसरे नंबर पर क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अल्पप्राण तो केवल पहला, तीसरा और 5वां होता है। जय, जय आपका आता पहले नंबर पर है, अघोष तो होगा लेकिन वो अल्पप्राण नहीं होगा। ठीक है साथियों। और देखिए आपका जो जय आपका पहले पर नहीं आता, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, च, छ, जय, ढ ये आते हैं, है ना। तो जय भी आपका नहीं आता है इसमें। ऑप्शन डी जो है कै और तय, जो कै आपका पहले नंबर पर आता है, पहले पर आता है, जो पहले पर आता है अल्पप्राण भी होता है और वो अघोष भी होता है। ठीक है। तय, तय भी आपका पहले वर्ण पर आता है, पहले नंबर पर आता है। तय भी आपका पहले पहर तो पहला अल्पप्राण होता है और पहला ही अघोष भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके अघोष और अल्पप्राण दोनों हैं वो हैं कै और तय, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें अयोगवाह स्वर है, अयोगवाह स्वर कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए पै, बी मैं, सी आ या डी अंग। अब देखिए हिंदी में अयोगवाह होते हैं दो, कौन कौन से होते हैं? अंग, एक तो अंग और अह, ये आप विसर्ग जो बोल देते हैं इसको अह। अंग और अह ये आपके दो अयोगवाह होते हैं, इनमें से आपका अंग दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी कौन से में लिखी हुई है? ऑप्शन ए आकार, बी कुआं, सी अतिथि या डी वधु। अब देखिए आकार शब्द है, ये आकर आकर लिखा हुआ है जबकि ये आकार होता है ना, ये गलत है। यहाँ पर कुआं, कुआं भी गलत लिखा हुआ है, ये आपका कुआं और चंद्रबिंदी आती है कुआं में। अतिथि, अतिथि में भी गलत है, मात्रा अति और ये छोटी की मात्रा होती है थ पर भी। वधु आपका बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट वर्तनी है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वधु ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए विद्या प्लस अभ्यास, बी विद्ध प्लस अभ्यास, सी विद्या प्लस अभ्यास या डी विद्या प्लस भ्यास। अब देखिए विद्या धन अभ्यास क्या होगा इसका संधि विच्छेद? विद्या धन अभ्यास। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा, विद्या धन अभ्यास मिलकर के आपका बनेगा विद्याभ्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है, जो अत्यावश्यक शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए अति प्लस आवश्यक, बी अत्य प्लस आवश्यक, सी अत्या प्लस वश्यक या डी अत प्लस आवश्यक। अब देखिए अत्यावश्यक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए अति प्लस आवश्यक मिलकर के आपका बनेगा अत्यावश्यक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पंचामृत में कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी द्विगु। अब देखिए आपसे जो शब्द है क्या है? पंचामृत। आपके किसका बोध हो रहा है? संख्यावाची का बोध हो रहा है भाई। पंच, भाई पंचामृत, 5 अमृत, पंच, है ना, तो आपको संख्यावाची का बोध हुआ। जहां पर भी आपको संख्यावाची शब्द का बोध हो जाए, जिस शब्द में भी संख्यावाची का बोध हो, वहां आपका कौन सा समास होता है? वहां होता है आपका द्विगु समास। संख्यावाची जो शब्द होते हैं उनमें आपका द्विगु समास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या है?
जो नया है ये, इसका तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए नव्य, बी नूतन, सी नवल या डी नवीन। तो देखिए नया का तत्सम हो जाएगा आपका नव्य, ऑप्शन ए में है आपका नव्य, नया का बिल्कुल सही तत्सम होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सदाचार का विलोम क्या होगा? सदाचार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आचार, बी कदाचार, सी अपराध या डी अन्याय। देखिए सदाचार का विलोम होगा आपका कदाचार। भाई सदाचार मतलब अच्छा आचार, कदाचार मतलब बुरा आचार आचरण, है ना? तो इसलिए आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा, सदाचार का कदाचार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, जो प्रत्यक्ष शब्द है इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सम्मुख, बी परोक्ष, सी प्रतिमुख या डी मुखामुखम। तो साथियों इसका सही आंसर होगा, प्रत्यक्ष का आंसर सही होगा, जो विलोम होगा वो होगा आपका परोक्ष, ऑप्शन बी में आपका परोक्ष। भाई प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल आपके सामने है, कोई चीज वास्तविक रूप में आप देख रहे हैं, परोक्ष मतलब आपके सामने नहीं है, तो उसका विलोम हो गया, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कोई एक शब्द है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है, कौन सा नहीं है, वो आपको छांटना है। ऑप्शन ए मत्स्य, बी मीन, सी सफरी या डी जलोदरी। तो देखिए साथियों मत्स्य होता है ये भी मछली को बोलते हैं, मीन भी मछली को बोलते हैं और सफरी भी मछली का पर्यायवाची होता है, लेकिन जलोदरी जो है ये आपका मछली का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रिया कर लाने की क्रिया कहलाती है, यानी कि भाई कोई वस्तु है किसी दूसरे देश से अपने देश में मंगाना, वो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयात, बी निर्यात, सी प्रेषण या डी वाहन। तो उसको बोलते हैं आयात, ऑप्शन आपका ए राइट है। भाई किसी वस्तु को मान लीजिए कोई चाइना से या रशिया से या किसी भी देश से सामान मंगा रहे हैं हम, तो उसको इंपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, तो आयात होता है ना, इंपोर्ट करते हैं हम, आयात बोलते हैं उसको। और किसी हम अपना सामान किसी दूसरे देश को भेजते हैं तो वो आपका निर्यात हो जाता है। यहाँ पर आपका पूछा था कि दूसरे देश से मंगाना, वो आपका आयात होता है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि इसमें से आपसे ये पूछा है जो रस है ये, इसका अनेकार्थी कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए रूप, बी स्वाद, सी पानी या डी पारा। अब देखिए रस का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है इनमें? इनमें नहीं है पारा, जबकि रूप, स्वाद और पानी ये सभी के सभी रस के अनेकार्थी होते हैं, जबकि पारा जो है वो अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है, मुंह की खाना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए हार जाना, बी गिर पड़ना, सी भोजन खा लेना या डी भाग जाना। अब देखिए मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हार जाना। बोलते हैं ना भाई मुंह की खा गया वो, तो उसकी हार हो गई, वो हार गया, हार जाना, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। अब समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है, कौन सा शब्द है, वो बताना आपको। ऑप्शन है आपके ए भीड़, बी मीठा, सी दूध या डी पर्वत। अब देखिए समूहवाचक मतलब समूह से ही आपको समझ रहा है, वो कोई चीज समूह में हो, इकट्ठी हो, तो भीड़ जो होती है, भीड़ समूह में ही होती है, भाई बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ, वो इकट्ठे होते हैं, तो भीड़ जो है आपका वो आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए मीठा आपका भाववाचक में आ जाएगी, जो दूध है आपका, दूध किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। पर्वत क्या आएगा? पर्वत जातिवाचक में आएगा। और भीड़ है आपका यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चना, बी अरहर, सी बाजरा या डी उड़द। अब देखिए साथियों स्त्रीलिंग पुल्लिंग जहां भी आए आपको वाक्य प्रयोग करके देखिए, जो भी शब्द दिए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कर लीजिए आप, तो आपको पता लगेगा। अगर स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है वो तो स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग का बोध करा रहा है वो पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो अरहर है, ऑप्शन बी जो है आपका अरहर, ये आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि अरहर की दाल ऐसे बोलते हैं ना, अरहर स्त्रीलिंग शब्द आता है, जबकि चना पुल्लिंग में आता है, बाजरा पुल्लिंग में आता है, उड़द ये भी पुल्लिंग में आता है, जबकि अरहर जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर
बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कथा का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए कथन, बी कथाएं, सी कथे या डी कथो। अब जो कथा शब्द होता है इसका बहुवचन क्या होता है? इसका बहुवचन होता है आपका ऑप्शन नंबर बी कथाएं। जो कथाएं हैं, सॉरी, कथाएं होता है ना, कथा जो ये लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। कथा का कथाएं बहुवचन होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक या डी संप्रदान कारक। आपसे पूछा क्या है? रोगी के लिए दवा लाइए। अब इसमें पहले कारक चिन्ह देखिए, कारक चिन्ह कौन सा आ रहा है? के लिए, है ना भाई, के लिए कारक चिन्ह आ रहा है। अब के लिए कारक चिन्ह कौन से कारक में होता है? के लिए आपका होता है संप्रदान कारक में, है ना, संप्रदान के लिए। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। संप्रदान कारक, रोगी के लिए दवा लाइए, इसमें आपका संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ऑप्शन ए गाय की, बी दूध की, सी देने की या डी इनमें से किसी की नहीं। अब देखिए वाक्य को देखिए दोबारा से, यह गाय अधिक दूध देती है ना। जो अधिक शब्द है, ये अधिक विशेषण जो है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? भाई किसकी विशेषता बता रहा है? दूध अधिक क्या है? अधिक क्या है? अधिक दूध है। अधिक गाय थोड़ी है, अधिक दूध है ना। यह गाय अधिक दूध देती है, तो अधिक जो विशेषता है वो दूध की बता रहा है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी राइट होगा। ये दूध की विशेषता बता रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रज्ञा में उपसर्ग है, जो प्रज्ञा शब्द है इसमें उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन ए परा, बी प्र, सी परी या डी प्रा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्र। जो प्र है ये शब्द, यहाँ पर ये उपसर्ग होगा इसमें। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए गाड़ी, बी वाला, सी ला या डी आला। अब जो गाड़ी वाला शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। ये शब्द बनेगा आपका गाड़ी, गाड़ी प्लस वाला, ये मिलकर के आपका बनता है गाड़ी वाला। प्रत्यय क्या हो गया? वाला। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।